हाय हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू चैंपियंस इंग्लिश क्लासेस। ईडीएम के पिछली वीडियो में हम लोग 160 तक आई थिंक डिस्कस कर लिए हुए थे। 161 से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो, जो फर्स्ट वीडियो में आज का, दैट इज़ इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप में, इन प्रिंटेड और रिटन फॉर्म। जब कोई चीज़ प्रिंटेड फॉर्म में या रिटन फॉर्म में होती है तो उसको हम लोग इन ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं। समझ गए? जैसे सेंटेंस बना सकते हो, आई नीड द कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड वाइट। मतलब मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए भाई वो लिखित रूप में चाहिए। ठीक, क्योंकि लिखित रूप में जब कोई चीज़ होती है तो उसकी वैलिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक ना? तो दैट इज़ इन ब्लैक एंड वाइट, लिखित रूप में। नेक्स्ट आ जाओ, इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का क्या मतलब होता है? इन फुल स्विंग का मतलब होता है पूरे जोरों पर। समझ गए? एट द हाइट ऑफ एन एक्टिविटी। एट द हाइट ऑफ एन एक्टिविटी मतलब कि कोई चीज़ अपने जो एक्टिविटी है वो अपने हाइट पे है, दैट इज हम लोग क्या बोलते हैं? इन फुल स्विंग। देखो, ये डांस से आया है या फिर स्पोर्ट से आया हुआ है। जहाँ पे फुल स्विंग में होने का मतलब क्या है? यहाँ पे फुल स्विंग में होने का मतलब है कि जो चीज़ें हो रही थी वो बहुत ज़्यादा गति में हो रही थी या बहुत ज़्यादा तीव्रता में हो रही थी। फुल स्विंग में डांस करने का मतलब है कि जो डांस कर रहा था वो बहुत स्पीड में डांस कर रहा था। समझ गए? तो इन फुल स्विंग का मतलब पूरे जोरों से, एट द हाइट ऑफ एन एक्टिविटी। समझ गए? किसी कार्य या गतिविधि का अपने चरम पे होना। समझ गए ना? उसको भी हम लोग इन फुल स्विंग बोलते हैं। किसी कार्य या गतिविधि का अपने चरम पे होना, एट द पीक ऑफ बोलते हैं ना, एट द पीक ऑफ एन एक्टिविटी, दैट इज इन फुल स्विंग। ठीक, जैसे सेंटेंस बना सकते हैं, द फेस्टिवल प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग। मतलब कि जो त्योहारों की तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से हो रही है, वो अपने चरम सीमा पे है। समझ गए बात को? नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ है इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का मतलब होता है दुख या संताप में। इन डम्प्स और डिप्रेस्ड। ठीक, इन डम्प्स और डिप्रेस्ड मतलब इन द ब्लूज। देखो, ये ब्लूज जो वर्ड है ये इडियम में बहुत जगह सैडनेस और डिप्रेशन को शो करते हैं। ठीक, तो इन द ब्लूज का मतलब दुख या संताप में। ठीक, जैसे एग्जाम वगैरह में फेल होने के बाद लोग इन द ब्लूज हो जाते हैं, इन द ब्लूज के स्टेट में चले जाते हैं। आफ्टर फेलिंग द एग्जाम ही वॉज इन द ब्लूज 4 days। मतलब कि एग्जाम में फेल होने के बाद वो कई दिनों तक क्या था? दुख में या संताप में था। समझ गए? इन द लॉन्ग रन का क्या मतलब होता है? इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंततः, अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का मतलब आखिरकार। तो इन द लॉन्ग रन को हम लोग अल्टीमेटली भी बोल सकते हैं, इन द एंड बोल सकते हैं। ठीक ना? मतलब अंततः, आखिरकार, ये सब हम लोग बोल सकते हैं इन द लॉन्ग रन। समझ गए? जैसे सेंटेंस एक बहुत अच्छा बना सकते हो, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन। मतलब कि भाई अंततः जो कठिन परिश्रम होती है ना उसका परिणाम आता है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन। समझ गए बात को? और भी सेंटेंस बना सकते हो, सेविंग मनी विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। ठीक ना? कि पैसे बचाना अंततः आपको क्या करेगा भाई? हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इन द नीक ऑफ टाइम। इन द नीक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? इन द नीक ऑफ टाइम का मतलब ठीक समय पे, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट का मतलब अंतिम क्षण में, जब बहुत कम समय बचा हो। यहाँ पे निक वर्ड का मतलब एग्जैक्ट से है, मतलब एग्जैक्ट उस टाइम पे। ठीक ना? जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एग्जैक्ट टाइम पे जो एम्बुलेंस आता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इन द निक ऑफ टाइम, मतलब कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, द एम्बुलेंस अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम टू सेव द पेशेंट। मतलब कि रोगी को बचाने के लिए जो एम्बुलेंस पहुंचा वो एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे पहुंचा, मतलब जब समय बहुत कम बचा हुआ था, अंतिम क्षण में, ऐसे करके बना सकते हो। ठीक, जैसे बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम के मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक ना? सम स्टूडेंट्स स्टडी इन द नीक ऑफ टाइम। समझ गए बात को? नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब होता है एक ही हालात में, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स। उसको हम लोग बोलते हैं इन द सेम बोट। देखो, ये जो है तुमको वहाँ से आया हुआ है। ठीक, कहाँ से आया हुआ है? सेलर्स से जुड़ा हुआ है ये। कि एक बोट में होने का क्या मतलब? मान के चलो बहुत सारे सेलर्स एक ही बोट में, बहुत सारे लोग हैं जो एक ही बोट में यात्रा कर रहे हैं। तो अगर बोट डूबेगी, ठीक ना, अगर बोट सिंक करती है तो सारे लोग डूबेंगे पानी में। मतलब सेम बोट में होने का मतलब क्या है? सेम बोट में होने का मतलब कि भाई सभी का भाग्य एक ही जैसा है। शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम मतलब सबके समस्या एक जैसे होने। ठीक, जैसे सेंटेंस बना सकते हैं, वी लॉस्ट आवर जॉब्स टुगेदर, वी आर इन द सेम बोट नाउ। ठीक ना? हम लोग भाई एक साथ, हम लोगों की नौकरी चली गई, अभी हम लोगों के हालात एक ही जैसे हैं। ठीक, तो दैट इज एक ही हालात में, इन द सेम बोट। ठीक, नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है इन वोग। इन वोग का मतलब होता है प्रचलित। इन द करंट फैशन, कोई चीज़ जो करंट फैशन में होती है उसको हम लोग इन वोग बोलते हैं। वोग का मतलब भी वही होता है, फैशन या ट्रेंड, इसको वोग शो करता है। ठीक, तो कोई चीज़ जो प्रचलन में होती है, जो करंट फैशन में होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो चीज़ें वर्तमान में लोकप्रिय है, करेंटली पॉपुलर बोल सकते हो उसको, करेंटली पॉपुलर और इन फैशन, दैट इज इन वोग। ठीक, जैसे विंटर के टाइम पे क्या होती है?
लंबे जैकेट पहनना इन वोग होती है, समझ गए। वियरिंग ओवर साइज्ड जैकेट्स इज इन वोग दिस सीजन, समझ गए बात को। वियरिंग ओवर साइज जैकेट्स इज इन वोग दिस सीजन, मतलब कि इस मौसम में बड़े जैकेट पहनना प्रचलन में, ठीक। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है विस्तृत विवरण, ठीक। किसी चीज़ के अंदर बाहर पूरा देख रहे हो, ठीक ना, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो किसी चीज़ को, अंदर बाहर पूरे से एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब तुम उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हो। इंट्रिकेसीज और कॉम्प्लिकेशंस, ठीक ना, इंट्रिकेसीज और कॉम्प्लिकेशंस। इंट्रिकेसीज का मतलब किसी चीज़ की जटिलताएं, ठीक, किसी चीज़ का संपूर्ण विवरण, ठीक, किसी की जटिलताओं को समझाना, कॉम्प्लिकेशंस को समझाना, फुल डिटेल, उसको हम लोग बोलते हैं इन्स एंड आउट्स, ठीक। जैसे सेंटेंस बना सकते हैं, ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द बिजनेस, मतलब कि वो बिजनेस को भाई फुल डिटेल में समझता है, ठीक ना, बिजनेस को वो फुल डिटेल में समझता है। ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द बिजनेस, समझ गए। नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल बना सकते हो, बिफोर इन्वेस्टिंग लर्न द इन्स एंड आउट्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, मतलब कि भाई इन्वेस्ट करने से पहले जो स्टॉक मार्केट है उसके इन्स एंड आउट्स को समझो, उसके इंट्रिकेसीज को समझो, उसके कॉम्प्लिकेशंस को समझो, उसके जटिलताओं को समझो, समझ गए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो इडियम है दैट इज आयरन हैंड और आयरन फिस्ट। फिस्ट हम लोग मुट्ठी को बोलते हैं, ठीक, हैंड का मतलब हाथ हो गया, तो आयरन हैंड, आयरन जो वर्ड है इसका मतलब लोहा है, लोहा होता है, लेकिन ये स्ट्रांगनेस को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक, मतलब कोई चीज़ की मजबूती को दिखा रहा है, ठीक। आयरन हैंड और आयरन फिस्ट, फिस्ट मीन्स मुट्ठी हो गया आपके, ठीक, जो फिस्ट होते हैं, ठीक। भाई हिंदी यहाँ पे कुछ अगर गलती हो जाए तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक। आयरन हैंड और आयरन फिस्ट, कड़ाई से, रीगरस कंट्रोल, मतलब किसी चीज़ के ऊपर तुम्हारा रीगरस कंट्रोल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीगरस का मतलब कठोर कंट्रोल है या सख्त नियंत्रण है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसको हम लोग आयरन हैंड या आयरन फिस्ट बोल सकते हैं, ठीक। सेंटेंस भी बना सकते हो जैसे द डिक्टेटर रूल्ड द कंट्री विद एन आयरन फिस्ट। द डिक्टेटर रूल्ड द कंट्री विद एन आयरन फिस्ट, मतलब डिक्टेटर जो था तानाशाह ने देश पर कठोर नियंत्रण के साथ शासन किया, समझ गए, कड़ाई से शासन किया, दैट इज आयरन फिस्ट और आयरन हैंड। नेक्स्ट लिखा हुआ है ईचिंग पाम। ईचिंग पाम का मतलब क्या होता है, रिश्वत लेने की आदत या क्रेविंग फॉर ब्राइब, ठीक, क्रेविंग फॉर ब्राइब, मतलब कि भाई उसको ब्राइब लेने की आदत है, हमेशा उसको ब्राइब लेने की लालसा लगी रहती है, तो दैट इज क्रेविंग फॉर ब्राइब, ईचिंग पाम। ईचिंग का मतलब क्या होता है, खुजली भी होता है ईचिंग का मतलब, लालच को भी शो करता है, लालच को ही यहाँ पे शो कर, मतलब कि भाई पाम का मतलब क्या होता है, पाम हम लोग हथेली को बोलते हैं, ठीक, कि उसके हाथ में हमेशा खुजली होती रहती है, किस चीज़ को लेके खुजली, खुजली होना कई बार क्रेविंग को भी शो करता है, ठीक। ऐसे किसी को बोलने की खुजली होती रहती है, मतलब कि बोलने की, उसको भाई बोलने की क्रेविंग हो रही है, बोलने की इच्छा हो रही है, तीव्र इच्छा को हम लोग क्रेविंग बोलते हैं। क्रेविंग फॉर ब्राइब का मतलब कि घूस लेने की जो तीव्र इच्छा होती है, घूस लेने की जो आदत होती है, दैट इज ईचिंग पाम, समझ गए। ईचिंग हम लोग, ईचिंग का मतलब खुजली होता है, ठीक। सेंटेंस बना सकते हो, द ऑफिसर हैज़ एन ईचिंग पाम एंड डिमांड्स ब्राइब, मतलब जो ऑफिसर है भाई उसके क्या है, तो रिश्वत लेने की आदत है, वो हमेशा ब्राइब डिमांड करता रहता है, ठीक। द ऑफिसर हैज़ एन ईचिंग पाम एंड डिमांड्स ब्राइब। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट्सी बिट्सी। इट्सी बिट्सी का मतलब होता है अत्यंत छोटा, वेरी स्मॉल और टाइनी, ठीक। इट्सी बिट्सी ट्वाइस भी आते हैं बच्चों के, जो छोटे खिलौने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं वो, इट्सी बिट्सी मतलब अत्यंत छोटा, वेरी स्मॉल और टाइनी, समझ गए। सेंटेंस भी बना सकते हो, ही वोर एन इट्सी बिट्सी ड्रेस टू द पार्टी, मतलब उसने पार्टी में भाई बहुत छोटी ड्रेस पहनी हुई थी, समझ गए। तो ही वोर एन इट्सी बिट्सी ड्रेस टू द पार्टी, उसने पार्टी में एक बहुत छोटी ड्रेस पहनी थी, समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में आपके जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब व्यवसाय होता है, मास्टर का मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट से है, वो आदमी जो किसी भी काम में निपुण ना हो लेकिन सभी कार्यों की जानकारी रखता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। ए पर्सन हु नोज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बट इज मास्टर ऑफ नन, वैसा इंसान जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क के बारे में जानता हो लेकिन वो किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं है। मास्टर का मतलब यहाँ एक्सपर्ट से, ठीक, किसी भी काम में माहिर नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है, तो उसको हम लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन बोलते हैं, समझ गए। तो जैसे सेंटेंस में बना सकते हो, ही कैन फिक्स कार्स, कुक एंड प्ले म्यूजिक बट ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, समझ गए ना। वह गाड़ी भी ठीक कर सकता है, खाना भी बना सकता है, संगीत भी बजा सकता है, लेकिन वो किसी काम में एक्सपर्ट नहीं है, समझ गए। ही कैन फिक्स कार्स, कुक एंड प्ले म्यूजिक बट ही इज ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, समझ गए। जेल बर्ड हम लोग किसको बोलते हैं, जेल बर्ड हम लोग वैसे इंसान को बोलते हैं जो जेल में हो या पहले रह चुका हो, उसको हम लोग जेल बर्ड बोलते हैं। ए पर्सन हु इज और हैज़ बीन कन्फाइंड टू जेल, ठीक, ए पर्सन हु इज और हैज़ बीन कन्फाइंड टू जेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेल बर्ड बोलते हैं। कन्फाइंड वर्ड का मतलब कैद होने से है, ठीक ना, कन्फाइंड वर्ड जो है यहाँ पे कैद होने से है,
ठीक। और जो इंसान बार बार जेल जाता रहता है ना, उसको भी हम लोग जेल बर्ड ही बोलते हैं। ठीक। जैसे सेंटेंस बना सकते हो, द जेल बर्ड वॉज रिलीज आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब कि वो जो जेल बर्ड था, वो इंसान जो बार बार जेल जाता था, वो 10 साल बाद रिलीज हुआ जेल से निकला। नेक्स्ट लिखा हुआ जॉन्डिस डाई। जॉन्डिस डाई, आई का मतलब कि तुम्हारे पर्सपेक्टिव को शो कर रहा है यहाँ पे। आई का मतलब तुम्हारे व्यू पॉइंट को शो कर रहा है, यहाँ पे व्यू पॉइंट को, परसेप्शन को शो कर रहा है कि तुम कैसे चीज़ों को देखते हो। तो जॉन्डिस्ड आई से अगर तुम किसी चीज़ को देख रहे हो, मतलब तुम्हारे पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है, समझ गए। टू लुक एट समथिंग विद ए प्रेजुड्यूस्ड व्यू। प्रेजुड्यूस्ड व्यू का मतलब वही पक्षपातपूर्ण दृष्टि से देखना किसी चीज़ को पक्षपातपूर्ण दृष्टि से देखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस्ड आई बोलते हैं। ठीक। जैसे सेंटेंस बना सकते हो, ही व्यूज हिज कॉम्पिटिटर्स विद ए जॉन्डिस्ड आई, मतलब वो अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे देखता है, पक्षपातपूर्ण दृष्टि से देखता है। ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपके जुडास किस। जुडास किस का क्या मतलब होता है, झूठा प्यार, फॉल्स लव, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते रहते हैं। जुडास किस का मतलब झूठा प्यार, फॉल्स लव, समझ गए। तो वहाँ से इसको याद कर लो, जुडास किस मिस झूठा प्यार, फॉल्स लव। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जंप टू ए कंक्लूजन। जंप टू ए कंक्लूजन का क्या मतलब, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष होता है जो एंड में होता है, किसी चीज़ के एंड में जो आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड रिजल्ट जो होता है उसको हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं। तो सीधे तुम कंक्लूजन पे जंप कर गए, इसका क्या मतलब, बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंच जाना, दैट इज जंप टू ए कंक्लूजन। टू कम टू ए कंक्लूजन प्री मैच्योरली, मतलब कि तुम भाई प्री मैच्योरली वहाँ पे पहुँच गए, बिना पर्याप्त प्रमाण के तुम जल्दबाजी में डिसीजन ले लिए, समझ गए ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू कम टू ए कंक्लूजन प्री मैच्योरली, दैट इज जंप टू ए कंक्लूजन, समझ गए। जैसे सेंटेंस बना सकते हैं, डोंट जंप टू ए कंक्लूजन विदाउट नोइंग द फुल स्टोरी। हमें कभी भी पूरा स्टोरी को जाने बिना कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए। डोंट जंप टू ए कंक्लूजन विदाउट नोइंग द फुल स्टोरी। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट हम लोग बोलते हैं गैर कानूनी न्यायालय जो होता है उसको, एन इलीगल कोर्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंगारू कोर्ट बोलते हैं। कंगारू कोर्ट का मतलब इलीगल कोर्ट हो गया, इलीगल कोर्ट। देखो ये यूएस में ऐसा हुआ था, 19वीं सेंचुरी की कहानी है। वहाँ पे अनौपचारिक मतलब अदालत बना लिया गया था लोगों के द्वारा, समझ गए ना, और वहाँ पे बिना निष्पक्ष सुनवाई के निर्णय लिए जाते थे। ठीक। लोग अपना कोर्ट बना लिए हुए थे, इलीगल कोर्ट बना लिए थे, तो वहीं से ये आया हुआ है कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट का मतलब गैर कानूनी न्यायालय एंड इलीगल कोर्ट, समझ गए। जैसे सेंटेंस बना सकते हो, द विलेज फॉर्म्ड ए कंगारू कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स, मतलब गाँव में लोग अदालत बना लिए हैं मैटर को मतलब डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, तो दैट इज कंगारू कोर्ट। द विलेजर्स फॉर्म्ड ए कंगारू कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट है कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट। कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट, इसका मतलब किसी बात को छिपाना। ठीक। हाइडिंग समथिंग। ठीक। ताश खेलते तो हम लोग अपने कार्ड को छिपा के रखते हैं ना, जो भी हमारे कार्ड होते हैं उसको लोग छिपा के रखते हैं अपने चेस्ट से। तो इसका मतलब इडियम में होता है, इसका इडियोमेटिक मीनिंग होता है किसी बात को छिपाना, हाइडिंग समथिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, समझ गए। जैसे सेंटेंस भी बना सकते हैं, सी ऑलवेज कीप्स हर कार्ड क्लोज टू हर चेस्ट इन बिजनेस डील्स। वो बिजनेस डील्स में हमेशा क्या करती है, वो बिजनेस डील्स में हमेशा जो भी उसके बातें होते हैं उसको वो छिपा के रखती है, अपने प्लान्स को छिपा के रखती है। सी ऑलवेज कीप्स हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट इन बिजनेस डील्स। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट लिखा हुआ कीप वंस फिंगर्स क्रॉसेस। ठीक। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस, क्रॉस्ड होना चाहिए था, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। इसका मतलब कि किसी अच्छी घटनाओं के होने की कामना करना, टू वेट एक्सपेक्टेंटली। एक्सपेक्टेंटली का मतलब उम्मीद लगा के तुम वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो किसी अच्छी घटना के होने का, या नॉर्मली भी तुम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। ठीक। तो उसको हम लोग बोलते हैं कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। जैसे इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही है और तुम फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब कि तुम अच्छी घटना के होने की कामना कर रहे हो, इंडिया के जीतने की कामना कर रहे हो, एक्सपेक्टेंटली वेट कर रहे हो कि इंडिया जीत जाए। ठीक। दैट इज कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक। सेंटेंस भी बना सकते हैं, आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर योर एग्ज़ाम रिजल्ट्स, मतलब कि तुम्हारे एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिए भाई मैं बहुत वेट कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेंटली वेट कर रहा हूँ कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आए, समझ गए। आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर योर एग्ज़ाम रिजल्ट्स, क्लियर। नेक्स्ट इज कीप वंस वर्ड। कीप वंस वर्ड का क्या मतलब अपने शब्द को बनाए रखना। ठीक ना, अपने शब्द को बनाए रखने का मतलब कि जो भी तुम बोले हो वो बात को बनाए रखना, प्रतिज्ञा पूरी करना। टू कीप वंस प्रॉमिस, मतलब जो भी वादा है उस वादे को क्या करना भाई, निभाना। टू कीप वंस प्रॉमिस, अपने वादे को निभाना, अपना वादा पूरा करना। ठीक ना। टू फुलफिल ए प्रॉमिस भी बोल सकते हैं, टू फुलफिल ए प्रॉमिस, तो वो क्या होता है, कीप वंस वर्ड, समझ गए। ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हो, ही ऑलवेज कीप हिज वर्ड नो मैटर वॉट।
मतलब कि वो हमेशा अपने वादे को निभाता है चाहे कुछ भी हो। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे इडियम लिखा हुआ है कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है जारी रखना, टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और प्लान, किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी प्लान के प्रोग्रेस को मेंटेन रखना। ठीक, कि हमेशा भाई वो प्रोग्रेस करता रहे। ठीक, यह मुहावरा खेलों से आया हुआ है, जहाँ गेंद के चलते रहने का मतलब है कि भाई बॉल के रोल होने का मतलब है, बॉल के घूमने का मतलब है, चलते रहने का मतलब है कि भाई काम अभी जारी है, खेल अभी जारी है। समझ गए, कीप द बॉल रोलिंग। तो मीनिंग समझ ही गए, टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और प्लान। ठीक, जैसे सेंटेंस बना सकते हैं वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, मतलब कि हमें इस प्रोजेक्ट पे हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ लिखा हुआ है कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, इसका क्या मतलब, इसका लिटरल हिंदी क्या हो गया? लिटरल हिंदी हो गया कि दरवाजे से भेड़िए को दूर रखना। वॉल्फ हम लोग भेड़िए को बोलते हैं। ठीक, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, मीनिंग लिखा हुआ है दरिद्रता से संघर्ष करना, टू अवॉइड पॉवर्टी या स्टारवेशन। स्टारवेशन हम लोग भूखमरी को बोलते हैं, पॉवर्टी हम लोग गरीबी को बोलते हैं। टू अवॉइड पॉवर्टी और स्टारवेशन, इसका मतलब कि खुद को भूखमरी या अत्यधिक गरीबी से बचाए रखना। अवॉइड का मतलब टालने के सेंस में होता है। ठीक, तो कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, देखो ये 16th सेंचुरी की कहानी है, यूरोपीय गाँव की कहानी है। वहाँ पे जो वॉल्फ होता था उसका खतरा बहुत आम था। ठीक, भेड़ियों का खतरा वहाँ पे आम था, और भेड़ियाँ जब भी गाँव में आ जाते तो फिर वहाँ पे गरीबी छा जाती थी। तो यहाँ पे जो ये वॉल्फ हैं ये मेटाफोरिकली स्टारवेशन और पॉवर्टी को शो कर रहा है। तो कीप द वॉल फ्रॉम द डोर का मतलब दरिद्रता से संघर्ष करना, टू अवॉइड पॉवर्टी और स्टारवेशन। ठीक, ऐसे सेंटेंस बना सकते हो ही वर्क्स हार्ड जस्ट टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। ठीक, ही वर्क्स हार्ड जस्ट टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, मतलब कि वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता ताकि वह गरीबी या भूखमरी से खुद को बचा पाए। समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मतलब कि भाई एक स्टोन से 2 बर्ड्स को मारना। इसका मतलब कि एक कार्य करके 2 समस्याओं से निपट लेना। समझ गए, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। सेंटेंस लिखा हुआ है डूइंग 2 थिंग्स एट द सेम टाइम वाइल एफर्ट इज मेड फॉर 1। क्लियर, मतलब तुम एफर्ट सिर्फ एक चीज़ के लिए ही कर रहे हो, लेकिन एक टाइम में तुम 2 काम निपटा रहे हो। ठीक ना, एफर्ट इज मेड फॉर 1 बट यू आर डूइंग 2 थिंग्स। डूइंग 2 थिंग्स एट द सेम टाइम वाइल एफर्ट इज मेड फॉर 1, एक चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हो, 2 काम हो रहा है तुम्हारा, दैट मीन्स किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। समझ गए। सेंटेंस भी बना सकते हो, क्या सेंटेंस बना सकते हो, बाय स्टडिंग वाइल एक्सरसाइजिंग, सी किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मतलब कि भाई उसने व्यायाम करते हुए पढ़ाई करके उसने एक साथ 2 काम पूरे कर दिए। समझ गए, एक्सरसाइज भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। समझ गए। और भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे अगर तुम साइकिल से कोचिंग वगैरह जा रहे हो, ठीक ना, साइकिल से कोचिंग जा रहे हो या बेयर फुट जा रहे हो, ठीक, बाई फुट जा रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि तुम्हारा एक्सरसाइज भी हो रहा है और तुम ट्रैवल भी कर रहे हो। तो इफ़ यू साइकिल टू वर्क यू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक्सरसाइज एंड कम्यूट। समझ गए। इफ़ यू साइकिल टू वर्क यू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक्सरसाइज एंड कम्यूट, मतलब अगर आप साइकिल से काम पे जाते हैं तो आप व्यायाम भी कर रहे हैं और आपका यात्रा भी हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कीथ एंड कीन। कीथ एंड कीन का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बंधु बांधव, ब्लड रिलेशन। ठीक ना, कीथ जो वर्ड है ना यहाँ पे KITH, कीथ, ये हम लोग फ्रेंड्स और एक्वेंटेंस के लिए यूज़ करते थे ओल्ड इंग्लिश में। ध्यान रखना, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है कीथ और कीन दोनों। तो कीथ जो वर्ड है उसमें ओल्ड इंग्लिश में उसका मीनिंग होता था फ्रेंड्स और एक्वेंटेंस, मतलब मित्र या परिचित। और कीन जो वर्ड है ये रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर के लिए हम लोग यूज़ करते थे। तो कीथ एंड कीन का मतलब बंधु बांधव, ब्लड रिलेशन। ठीक, ब्लड रिलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं कीथ एंड कीन, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उसके लिए भी यूज़ करते हैं, फैमिली मेम्बर्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे सेंटेंस बना सकते हो, ही इन्वाइटेड ऑल हिज कीथ एंड कीन टू द वेडिंग, उसने शादी में क्या किया, अपने सारे कीथ एंड कीन को इन्वाइट किया, अपने सारे बंधु बांधव को, अपने सारे ब्लड रिलेशन को इन्वाइट किया। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नीट द ब्रो। नीट द ब्रो का लिटरल मीनिंग क्या हो गया, मतलब अपने भौं सुकुड़ना। ब्रो का मतलब यहाँ पे आईब्रो से, मतलब भौं सिकुड़ना। जब हम किसी पे गुस्सा होते हैं तो भौं सिकुड़ते हैं ना, नीट का मतलब बुनना भी होता है। ठीक ना, भौं सिकुड़ना। तो किसी पे हम गुस्सा होते हैं उसको एग्जैक्टली बोला जाता है त्योड़ियाँ चढ़ाना। ठीक, लेकिन यहाँ पे गुस्सा करना के सेंस में यूज़ हो रहा है। तो नीट द ब्रो का मतलब टू फ्रॉन, मतलब गुस्सा करने के लिए। समझ गए। तो गुस्से या चिंता या गहन सोच में हम लोग भी कई बार बहुत सिकुड़ते हैं, मतलब कि गहन सोच में बैठे हुए होते हैं। टू फ्रॉन इन वॉरी, एंगर और कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए। तो टू फ्रॉन का मतलब होता है थ्योरी चढ़ाना। ठीक, तो कई बार हम लोग किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो उस केस में भी हम लोग थ्योरी चढ़ाते हैं। ठीक, मतलब कि ब्रो नीट करते हैं। कई बार हम लोग गुस्सा में भी करते हैं,
ठीक, चिंता में भी करते हैं, तो इन सब सारे चीज़ों में हम लोग नीट वंस ब्रो, लेकिन गुस्सा करने के सेंस में ज़्यादा ये इडियम्स यूज़ होते हैं। तो नीट वंस ब्रो का मतलब टू फ्रॉन हो गया, गुस्से करने के सेंस में, त्योरी चढ़ाना। सेंटेंस भी बना सकते हो, द टीचर नीट हर ब्रो एट द नॉइजी स्टूडेंट्स। द टीचर नीट हर ब्रो एट द नॉइजी स्टूडेंट्स, मतलब जो बच्चा शोर मचा रहा था उसको देखकर अध्यापक ने क्या किया, मतलब कि भौं से कूरा, मतलब कि गुस्सा किया। समझ के। नेक्स्ट वो इडियम लिखे हुए लेडीज मैन। लेडीज मैन का मतलब जो महिलाओं के संगत में रहना पसंद करता हो। लेडीज मैन मतलब वैसा इंसान जो लेडीज का इंसान है, मतलब लेडीज के कंपनी उसे ज़्यादा पसंद आती है। मैन हु इज़ फॉन्ड ऑफ कंपनी ऑफ मैन। ठीक, फॉन्ड ऑफ का मतलब किसी चीज़ का शौकीन होना, तो वैसे इंसान जिसको महिलाओं की कंपनी का जो शौकीन होता है, जिसे महिलाओं की कंपनी पसंद आती है, उसको हम लोग लेडीज मैन बोलते हैं। ठीक, इजी है। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, विद हिज चार्मिंग पर्सनैलिटी ही वॉज ए ट्रू लेडीज मैन। ठीक, विद हिज चार्मिंग पर्सनैलिटी ही वॉज ए ट्रू लेडीज मैन। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, सी इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाई वुमेन, डेफिनेटली ए लेडीज मैन, मतलब कि ही इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाई वुमेन, मतलब वो हमेशा क्या रहता है, महिलाओं से घिरा रहता है। ही इज़ डेफिनेटली ए लेडीज मैन, वो निश्चित रूप से एक क्या है भाई, महिलाओं की कंपनी को पसंद करने वाला आदमी है। नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मतलब, एक्सक्यूज का मतलब बहाना होता है। ठीक, लेम का मतलब क्या होता है, लेम हम लोग वीक और इनइफेक्टिव को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। वीक का मतलब कमज़ोर होता है। ठीक, इनइफेक्टिव को शो करने के लिए यहाँ पे वीक और इनइफेक्टिवनेस को दिखा रहा है यहाँ पे लेम। ठीक, लेम एक्सक्यूज़ का मतलब असंतोषजनक बहाना, फॉल्स एक्सक्यूज़ या बेसलेस एक्सक्यूज़, वैसा बहाना जो सही नहीं लग रहा है, ठीक ना, जो ठोस नहीं लग रहा है, बेसलेस लग रहा है। समझ गए, ऐसा बहाना जो ठोस ना हो, जो सच्चा ना लगे, तो उसको हम लोग फॉल्स एक्सक्यूज़ या बेसलेस एक्सक्यूज़, लेम एक्सक्यूज़ ध्यान में रखना। जैसे छोटे बच्चे लोग स्कूल लेट होते हैं या कुछ होमवर्क वगैरह नहीं करके आते हैं, तो वो लेम एक्सक्यूज़ बनाते हैं। समझ गए, तो दैट वाज ए लेम एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट, देर से आने के लिए यह बहुत कमज़ोर बहाना था। समझ गए। नेक्स्ट इडियम क्या लिखा हुआ, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा के रूप में अपमान। ठीक, एन इंसल्ट डिस्गाइज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कोई एक इंसल्ट भाई जो कॉम्प्लीमेंट के अंदर छुपा हुआ है। ठीक, तुम किसी की तारीफ करो लेकिन उस तारीफ में इंसल्ट छुपा हुआ है, तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक, बहुत सारे कल्चर में जो लेफ्ट हैंड होता है ना, वो लेफ्ट हैंड निगेटिविटी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, जो लेफ्ट हैंड होते हैं वो बहुत सारे कल्चर में जो बायां हाथ होते हैं वो निगेटिविटी को शो करता है, तो वहाँ से भी ध्यान रख सकते हो। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा के रूप में अपमान, एन इंसल्ट डिस्गाइज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, सेंटेंस भी बना सकते हो, जैसे किसी को बोलते हैं हम कि यू आर स्मार्ट फॉर योर एज। ठीक, इज ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। किसी को हम बोलते हैं कि तुम्हारे उम्र के हिसाब से तुम होशियार हो, मतलब क्या भाई, वैसे वो होशियार नहीं है क्या, मतलब तुम लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। समझ गए बात को। और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट लिखा हुआ लायन शेयर। ठीक, लायन का शेयर है भाई, शेर का जो हिस्सा है वो ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो लायन शेयर का मतलब सबसे बड़ा हिस्सा। शेर जंगल का राजा है तो उसका हिस्सा सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा हिस्सा लार्ज पार्ट, लार्ज पार्ट। क्लियर है। सेंटेंस क्या बनाओगे, जैसे सेंटेंस बनाओगे, द मैनेजर टुक द लायन शेयर ऑफ द प्रॉफिट, मतलब मैनेजर ने क्या किया, प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा लिया। द मैनेजर टुक द लायन शेयर ऑफ द प्रॉफिट। क्लियर है। जैसे और भी सेंटेंस बना सकते हो, ही डिड द लीस्ट वर्क बट क्लेम्ड द लायन शेयर ऑफ द क्रेडिट, उसने भाई काम सबसे कम किया लेकिन उसने क्या क्लेम किया, उसने क्रेडिट का लायन शेयर, क्रेडिट का बहुत बड़ा हिस्सा क्लेम किया, दावा किया। क्लियर। नेक्स्ट है लिव इन एन आइवरी टावर। लिव इन एन आइवरी टावर का क्या मतलब, ये आइवरी क्या होता है, आइवरी होता है जो हाथी के दांत होते हैं ना, ए हार्ड वाइट सबस्टांस फ्रॉम एलिफेंट टस्क। एलिफेंट टस्क में जो वाइट सबस्टांस होते हैं उसको हम लोग आइवरी बोलते हैं। ठीक, हाथी का दांत याद कर लो, मतलब कि हाथी के दांत से बने हुए महल में रह रहे हो, ठीक, मीनार में रह रहे हो। समझ गए बात को। तो इसका क्या मतलब, मतलब हाथी दांत के मीनार में रहने का क्या मतलब, लिव इन एन आइवरी टावर, इसका मतलब तुम बहुत भाई लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ अदर्स माइजरीज। माइजरीज का मतलब दुख बोल सकते हैं, ठीक ना, कि सुख सुविधाओं में तुम जी रहे हो, ठीक ना, और तुमको जो दूसरों की रियलिटीज़ हैं उससे तुम अनअवेयर हो, जो दूसरे के दुख हैं, जो दूसरे लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उनसे तुम अनअवेयर हो, या फिर तुम इन जनरल भी रियलिटीज़ जो वास्तविकता है उससे तुम अनभिज्ञ हो, उससे तुम अनअवेयर हो। हिंदी में लिखा भी हुआ है, संपन्नता में जीना एवं आम लोगों के दुख से खुद को दूर रखना। लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ रियलिटीज़ ऑफ अदर्स माइजरीज, दूसरे के जो दुख हैं, दूसरे के जो माइजरीज हैं उसके वास्तविकता से खुद को अनअवेयर रखना, दैट इज़ लिव इन एन आइवरी टावर। समझ गए बात को। जैसे सेंटेंस बना सकते हो, रिच पॉलिटिशियन लिव इन एन आइवरी टावर अनअवेयर ऑफ कॉमन पीपल्स स्ट्रगल। जो भाई रिच पॉलिटिशियन होते हैं वो हमेशा आइवरी टावर में रहते हैं, उनके
जो आम लोगों के स्ट्रगल होते हैं, जो एक आम लोगों के संघर्ष होते हैं, परेशानियां होते हैं, उनसे वो अनअवेयर रहते हैं। समझ गए। और भी सेंटेंस बना सकते हो, ही हैज स्पेंट ऑल हिज लाइफ, ही हैज स्पेंट ऑल हिज लाइफ इन एन आइवरी टावर अवे फ्रॉम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी भाई आइवरी टावर में गुजारी है, और जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स है उसने उसको उससे खुद को दूर रखा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है लोब्स एंड बेनिफिट, सॉरी लोब्स एंड फीसेस। लोब्स एंड फीसेस का क्या मतलब होता है? व्यक्तिगत लाभ। इसको हम लोग मटेरियल बेनिफिट भी बोलते हैं। ठीक, जैसे कोई जॉब है तो उस जॉब से जो सैलरी मिल रहे हैं, उस जॉब से जो फ्रिंज बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक ना, वो सब क्या है? वो सब के सब लोब्स एंड फीसेस हैं। समझ गए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत लाभ, लोब्स एंड फीसेस। क्लियर है ना? जैसे सेंटेंस भी बना सकते हो, सम पीपल फॉलो पॉलिटिक्स ओनली फॉर लोब्स एंड फीसेस। कुछ लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स को क्यों फॉलो करते हैं, पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं? ताकि उससे भाई लाभ मिले, वहाँ से मटेरियल बेनिफिट मिले उसको, लोगों की भलाई करने में, समाज का कल्याण करने में, सोसाइटी में वैल्यू एड ऑन करने में, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक, दे फॉलो पॉलिटिक्स ओनली फॉर लोब्स एंड फीसेस। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लुक ऑफ कलर्स। लुक ऑफ कलर्स मतलब कि भाई कैसा दिखना, मतलब कि रंग से अलग दिखना। लुक कलर का मतलब है कि भाई जो तुम्हारे फेस पे एक ब्राइटनेस होता था वो ब्राइटनेस आज नहीं है, इसका मतलब कि तुम अस्वस्थ हो, अस्वस्थ दिखाई देना। लुक ऑफ कलर्स, लुक इल और अनहेल्दी, मतलब इल दिखना या फिर अनहेल्दी दिखना, उसको हम लोग बोलते हैं लुक ऑफ कलर्स। समझ गए बात को। सेंटेंस बना सकते हैं, यू लुक ऑफ कलर्स टुडे, आर यू फीलिंग ओके? ऐसे किसी को पूछ सकते हैं, यू लुक ऑफ कलर्स टुडे, यू लुक ऑफ कलर टुडे, आर यू फीलिंग ओके? मतलब कि आज तुम अनहेल्दी दिख रहे हो, आज तुम इल दिख रहे हो, क्या तुम ठीक हो? ऐसे करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ लिखा हुआ है लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस का मतलब झूठे आवरण से देखना। टू सी विद डिफरेंट रॉन्ग व्यूज, टू सी विद डिफरेंट और रॉन्ग व्यूज, इसको हम लोग बोलते हैं लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है, जिस कलर का तुम चश्मा लगाओगे दुनिया तुमको वैसे ही दिखेगी ना। तो वही चीज़ है कि कलर ग्लास लगा के देखना, दैट इज़ झूठे आवरण से देखना। टू सी विद डिफरेंट और रॉन्ग व्यूज़, किसी को डिफरेंट व्यूज़ से देखना। ठीक, इसको कैसे बोल सकते हो? इसका सेंस क्या बन रहा है? इसका सेंस बन रहा है कि किसी चीज़ को झूठे विचारों से देखना, पूर्वाग्रह से देखना। समझ गए ना? दैट इज लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, टू सी विद डिफरेंट एंड रॉन्ग व्यूज। सेंटेंस क्या बना सकते हो? ही लुक्स एट द वर्ल्ड थ्रू कलर्ड ग्लासेस ऑफ निगेटिविटी। ही लुक्स एट द वर्ल्ड थ्रू कलर्ड ग्लासेस ऑफ निगेटिविटी। इसका मतलब कि वो दुनिया को भाई झूठे आवरण से देखता है, वो सब उसको सब कुछ में निगेटिविटी दिखाई देता है, वो दुनिया में हर एक जगह उसको निगेटिविटी दिखाई दे रहा है। समझ गए। नेक्स्ट यहाँ सेंटेंस नेक्स्ट लिखा हुआ है लंप इन द थ्रोट। लंप इन द थ्रोट का क्या मतलब? कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हमारे गले में क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। ठीक ना। लंप वर्ड जो है यहाँ पे ये स्वेलिंग को दिखाता है, गांठ को शो कर रहा है कि थ्रोट का मतलब गला हो गया। तो गले में हम लोग को थ्रोट कभी कभी इमोशंस की वजह से हो जाता है। यहाँ लिखा भी हुआ है ए टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशंस। मतलब कि भावनाओं के कारण, भावनात्मक रूप से इतना प्रभावित होना कि गले में मतलब कि अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहा है, गले में कसाव महसूस होना, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, गला भर जाना हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे भावनात्मक क्षण में, दैट इज लंप इन द थ्रोट। समझ गए। ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हैं, ही हैड ए लंप इन हिज थ्रोट वाइल गिविंग हिज फेयरवेल स्पीच। मतलब विदाई भाषण देते समय उसका क्या था? गला भर आया, उसका गला भर आया। समझ गए बात को। ही हैड ए लंप इन हिज थ्रोट वाइल गिविंग हिज फेयरवेल स्पीच। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैड एज ए मार्च हेयर। मैड एज ए मार्च हेयर। हेयर हम लोग किसको बोलते हैं? हेयर का मतलब होता है खरगोश। हेयर हम लोग खरगोश को बोलते हैं। मतलब खरगोश की तरह, मार्च के खरगोश की तरह पागल। मार्च के खरगोश की तरह पागल का मतलब सिरफिरा। ये तो समझ में आ गया, क्रेजी और इंसेन। ये मार्च के खरगोश की तरह का क्या मतलब? मार्च के टाइम में क्या होता है ना, खरगोश का प्रजनन काल होता है। या फिर उसको ऐसे भी समझ लो कि मार्च के समय में हरियाली होती है चारों तरफ, तो जो खरगोश के लिए भाई अच्छी चीज़ है वो खाएगा। ठीक, तो मैड एज ए मार्च हेयर। समझ गए। सिरफिरा, क्रेजी और इंसेन, दोनों का मतलब वही लगभग हो गया, क्रेजी और इंसेन। ठीक ना, क्रेजी पागलपन बोल सकते हैं, ठीक, किसी चीज़ को लेके सिरफिरा बोल सकते हैं। ठीक, सेंटेंस भी बना सकते हो, ही वॉज रनिंग अराउंड द हाउस लाइक ए मैड एज ए मार्च हेयर। ही वॉज रनिंग अराउंड द हाउस लाइक ए मैड एज ए मार्च हेयर। मतलब कि वो घर में ये सिरफिरा की तरह दौड़ता फिर रहा था। समझ गए बात को। और भी सेंटेंस बना सकते हो, कोई कुछ एक्टिविटी कर रहा है जो तुमको इंसेन लग रहा है, क्रेजी लग रहा है, तो वहाँ पे तुम ये इडियम यूज़ कर सकते हो, मैड एज ए मार्च हेयर। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे मेक ए क्लीन ब्रेस्ट। ठीक, ब्रेस्ट वर्ड हम लोग, ब्रेस्ट का मतलब छाती होता है। ठीक, फीमेल के छाती को हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट,
मतलब छाती यहाँ पे दिल को शो कर रहा है, ठीक ना, अपने दिल को साफ करना। अपने दिल को साफ करने का क्या मतलब भाई? हाँ, मतलब साफ छाती बनाने का क्या मतलब? दिल को साफ करने का मतलब कि सच को बोल लेना, समझ गए? टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल, कुछ इलीगल काम किए तुम, कुछ खराब काम किए, अनडिजायरेबल काम किए, बैड वर्क किए, तो उसको तुम कन्फेस कर रहे हो, उसको तुम स्वीकार कर रहे हो, दैट इज मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, समझ गए? तो जैसे सेंटेंस बना सकते हैं, ही फाइनली मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैम। ठीक, ही फाइनली मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैम, मतलब उसका जो स्कैम में इन्वॉल्वमेंट था उसको वो फाइनली क्या किया, उसको वो आखिरकार कबूल लिया। नेक्स्ट लिखा हुआ मेडन नेम। मेडन हम लोग उसको बोलते हैं जो अनमैरिड वुमेन होती है ना, कुंवारी भी उसको हिंदी में बोल सकते हो अनमैरिड वुमेन को, तो जो कुंवारी होती है उसको मैडन बोलते हैं। मैडन नेम का मतलब विवाहिता स्त्री का विवाह से पूर्व का नाम, समझ गए? विवाहिता स्त्री का विवाह से पूर्व का नाम। ए वुमेन सरनेम बिफोर मैरिज, जो वुमेन का सरनेम होता है शादी से पहले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडन नेम बोलते हैं। क्लियर है? ठीक, जैसे सेंटेंस बना सकते हो, सी चेंज्ड हर मेडन नेम आफ्टर मैरिज, वो शादी के बाद क्या कर ली भाई? अपना मेडन नेम चेंज कर ली। ठीक, मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम सार्वजनिक भाषण या फर्स्ट स्पीच, दैट इज मेडन स्पीच। ये तो इडियम है तुमको, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक, वहाँ पे क्या होते थे कि न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स जो होते थे उनके फर्स्ट स्पीच को मैडन स्पीच वो लोग कहते थे। ठीक, तो वहीं से ये मैडन स्पीच आया है। ठीक, तो मैडन स्पीच का मतलब प्रथम सार्वजनिक भाषण, फर्स्ट स्पीच, दैट इज मेडन स्पीच, समझ गए? ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हो। क्या सेंटेंस बनाओगे? His maiden speech in the assembly was full of confidence. His maiden speech in the assembly was full of confidence. मतलब उसका भाई असेंबली में जो मेडन स्पीच था, प्रथम सार्वजनिक पहला जो भाषण था वो क्या था? फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था। नेक्स्ट लिखा हुआ मेक ए हैश। मेक ए हैश का मतलब गड़बड़ कर देना, टू मेसअप, ठीक ना? टू मेसअप का क्या मतलब? कि किसी चीज़ को पूरी तरह से बिगाड़ देना, इधर मतलब मिक्स कर देना। मिक्स इस सेंस में करना कि उसको गड़बड़ कर दिए तुम, उसको बिगाड़ दिए, तो उसको हम लोग मेक ए हैश बोलते हैं। हैश का मतलब मिक्सचर ही होता है, ठीक, लेकिन वो मिक्सचर क्या होता है? वो मिक्सचर सही सेंस में नहीं, सही मिश्रण नहीं, वो कन्फ्यूज्ड मिक्सचर है, समझ गए ना? तो दैट इज मेक ए हैश, मतलब कि एक कन्फ्यूज्ड मिक्सचर बनाना, समझ गए? चीज़ों को गड़बड़ कर देना, मेसअप कर देना। ये मेसअप वर्ड तो समझते हो ना, चीज़ों को मेसअप कर दिया, गड़बड़ कर दिया, तो दैट इज मेक ए हैश। ठीक, ऐसा सेंटेंस बना सकते हो, ही मेड ए कंप्लीट हैश ऑफ द प्रोजेक्ट। उसने परियोजना को पूरी तरह भाई गड़बड़ कर दिया, बिगाड़ दिया, मेसअप कर दिया प्रोजेक्ट को। ठीक, और भी सेंटेंस बना सकते हो, सी मेड ए हैश ऑफ द केक रेसिपी एंड टर्न्ड इट ऑफुल। सी मेड ए हैश ऑफ द केक रेसिपी एंड इट टर्न्ड आउट ऑफुल, मतलब उसने केक रेसिपी को क्या कर दिया? पूरा मेसअप कर दिया और फिर वो बेकार बन गया, ऑफुल हो गया वो। नेक्स्ट लिखा हुआ मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल का क्या मतलब? मोल हिल हम लोग क्या बोलते हैं? मोल हिल क्या होता है? मोल हिल होता है मिट्टी का छोटा सा ढेर जो है, ठीक ना, उसको हम लोग मोल हिल बोलते हैं। ठीक, तिल भी, इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो? तिल को पहाड़ बनाना, मतलब मिट्टी, या फिर मिट्टी ऐसे समझो ना यार, मोल हिल है, मिट्टी की छोटी सी ढेर है, उसको तुम पहाड़ बना रहे हो, उसको पहाड़ की तरह देख रहे हो, इसका मतलब बात का बतंगर बनाना। टू एग्जैजरेट अ माइनर डिफिकल्टी, एक छोटी सी डिफिकल्टी है, छोटी सी कठिनाई है, उसको तुम एग्जैजरेट कर रहे हो। एग्जैजरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक ना? टू एग्जैजरेट ए माइनर डिफिकल्टी, दैट इज मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, समझ गए बात को? मतलब छोटी सी भाई तिल का पहाड़ बनाना है, इसको ऐसे समझो, तिल का पहाड़ बनाना, मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, समझ गए? सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे किसी को डांट भी सकते हैं, स्टॉप मेकिंग ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, इट्स जस्ट ए स्मॉल मिस्टेक, मतलब कि भाई बात का बतंगर बनाना बंद करो, यह सिर्फ एक छोटी सी गलती है, समझ गए? क्लियर है? रहने दे, इतना ही, आगे फिर देखेंगे बात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।